गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सब लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखी होगी अपनी इस चैप्टर की। चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ योर केमिस्ट्री स्टेट दैट इज द मैटर अराउंड अस। उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे मैटर क्या होता है, मैटर किससे बना होता है, मैटर के बने हुए जो पार्टिकल्स, मैटर जिससे बना होता है पार्टिकल्स से उनका नेचर कैसे होता है। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कि स्टेट ऑफ मैटर, कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो आपस में कैसे इंटरचेंजेबल है। हम सॉलिड को लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को गैस बना सकते हैं, गैस को सॉलिड बना सकते हैं, और लिक्विड से डायरेक्टली सॉलिड या गैस से सॉलिड भी बन सकता है। तो ये आपस में कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये चीज हमने समझनी है। Now, when we talk about the change of the state of matter, सबसे important दो factors होते हैं that play the role. First is temperature. First is temperature and second is your pressure. इनके change होने से आपका जो state of matter है वो change होता है। तो one by one हम लोग इन दोनों factors को समझेंगे कैसे। Temperature कैसे role play करता है, ये डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। व्हेन यू टेक वाटर एंड यू कीप इन द रेफ्रिजरेटर, इट कन्वर्ट्स इनटू आइस। इसमें कन्वर्ट हो जाती है, आइस में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उस केस में टेम्परेचर को क्या कर दिया है, कम कर दिया। हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो होती है वो जमना स्टार्ट करती है, वो बनना स्टार्ट करती है। तो जब हम टेम्परेचर को लो कर देते हैं तो वाटर क्या करता है, कूल डाउन होकर अपने आप के मॉलिक्यूल्स को किसमें कन्वर्ट कर लेता है, सॉलिड। वाटर और आइस जो है वो फिजिकली सेम है, वो अलग नहीं है। वाटर इज वाटर, आइस आल्सो वाटर, बट द थिंग इज दैट इज जस्ट हैड द स्टेट ऑफ मैटर इज चेंज। क्या चेंज हुआ है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ है। अब जो आइस जम चुकी है, जो ब्रिज के अंदर बन चुकी है, अगर आप उसको बाहर निकालोगे और उसको आप क्या करोगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखोगे, ठीक है, तो वो हल्की हल्की क्या बनना स्टार्ट कर देगी, वाटर। क्योंकि आपने इस केस में क्या करा है, टेम्परेचर को बढ़ाया है। तो हमने ये देखा एक कॉमन एग्जांपल से, टेम्परेचर बढ़ाने से, घटाने से सॉलिड लिक्विड और लिक्विड सॉलिड बनता है। सिर्फ यही दोनों ही नहीं, टेम्परेचर का जो फैक्टर होता है वो आपका लिक्विड से गैस में या गैस से लिक्विड को भी वेरीफाई करता है। जैसे हमने अपना वाटर लिया, वाटर को हमने पैन में रखकर हीट दी, ठीक है, द सिंबल ऑफ हीट, हीट दी, तो उसके वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। आप देखो, आपको आवाज भी आती है कि पानी बॉईल हो रहा है और उसके हल्की हल्की स्टीम बन रही है, वेपर्स हो रहे हैं। कुछ देर में आप देखोगे अगर वाटर बॉईल होता जा रहा है, होता जा रहा है, कुछ टाइम बाद जो वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो जितनी आपने ली होती है उससे कम हो जाती है। क्योंकि जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और उसके वेपर्स बन जाते हैं। अगर आप उन वेपर्स को कलेक्ट करो, सपोज आप क्या करो, जिस पैन में आपने वाटर लिया है उस पैन को आप कवर कर दो, तो आप कुछ देखो, आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि जो लिड होता है, जो उसका ढक्कन होता है, उसमें भी कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स आपको दिखते हैं। क्योंकि जो वेपर्स होते हैं वो जब लिड से टकराते हैं, जो लिड का टेम्परेचर है एज कंपेरेटिवली कम है एज योर पैन, ठीक है, जैसे हीट मिल रहा है, तो वो जो वेपर्स बाहर नहीं जा पाते तो वो दोबारा अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, लिक्विड में। मतलब एक तरफ इवेपोरेशन हो रहा होता है, एक तरफ से इवेपोरेशन हो रहा होता है और दूसरी तरफ से क्या हो रहा होता है, कंडेंसेशन, ठीक है। अगर हमने अपने पैन को कवर किया होता है, इवेपोरेशन कब होता है, इवेपोरेशन तब होता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, और जब हम टेम्परेचर को घटाते हैं तो वही वेपर्स वापस दोबारा क्या बन जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। सो टेम्परेचर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कन्वर्ट द स्टेट्स ऑफ मैटर। सेकेंड जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ना है वो पढ़ना है प्रेशर के बारे में, कि हाउ कम प्रेशर इज इंपॉर्टेंट। जब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्रेसिबिलिटी पढ़ी थी तो मैंने क्या समझाया, जैसे एलपीजी गैस होती है, सीएनजी गैस होती है, ये कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है, कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। कंप्रेस्ड फॉर्म में होने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी भी गैस के ऊपर प्रेशर पुट करते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से प्रेशर पुट करते हैं, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
वो आपस में क्लोज आ जाते हैं, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाता है और वो लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विफाई, ठीक है। दे हैव समहाउ इनटू liquefy condition. They are not totally liquid, but they are converting. They are somewhere in equilibrium between gas and the liquid. बीच में कहीं होते हैं, हम बोलते हैं liquefy हो चुके हैं। तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल होती है? प्रेशर से पॉसिबल होती है। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, आपको पता है कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो गैस होती है वो कोल्ड ड्रिंक में किस फॉर्म में डाल जाती है ना, हाई प्रेशर फॉर्म में डाल जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड में डिसॉल्व हो सके, ताकि हमें एक पर्टिकुलर टेस्ट आए। सो प्रेशर एंड टेम्परेचर आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कैसे सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस बना सकते हैं। अब हमने सॉलिड से लिक्विड पढ़ा, लिक्विड से गैस पढ़ा, ठीक है। अब हमने गैस टू सॉलिड या सॉलिड टू गैस को डायरेक्टली नहीं पढ़ा। ऐसा नहीं है कि सॉलिड सीधे गैस नहीं बन सकती या गैस सीधे सॉलिड नहीं बन सकता। यस, दे कैन बी इंटरकन्वर्टेबल, ठीक है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने समझना है दिस प्रोसेस, दैट इज सब्लिमेशन, ठीक है। हमने पढ़ा सॉलिड लिक्विड बनेगा, लिक्विड सॉलिड बनेगा, लेकिन सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड बनेगा नहीं बनेगा, हम यहाँ समझेंगे। सब्लिमेशन, व्हाट इज सब्लिमेशन? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझना जरूरी है। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन, इट इज द प्रोसेस of converting solid to gas डायरेक्ट और वाइस वर्सा, ठीक है। गैस से सीधे सॉलिड भी बन सकता है। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए हम आई हैव टेकन अ प्रोसेस ऑफ द सब्लिमेशन डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू। इससे पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं कि सब्लिमेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमारी डेली लाइफ में होते हैं। सब्लिमेशन के एग्जाम्पल समझने के लिए आपने देखा होगा कि हम जब हमारे घर में हवन होता है, हम लोग कपूर जलाते हैं, ठीक है, वी बर्न कैम्फर। तो आपने देखा होगा जो कैम्फर जब बर्न करते हैं वो सॉलिड व्हाइट कलर में आता है। तो कैम्फर को जब हम बर्न करते हैं वो इवेपोरेट हो जाता है, वो सॉलिड होता है, वो डायरेक्टली गैस बन जाता है, उस आपको कहीं लिक्विड नहीं दिखता। सेकेंड, आपकी नैप्थलिन बॉल्स, ठीक है, घर में आपके सिंक्स में या जब मम्मी कपड़े रखती हैं विंटर्स के, तो उसमें नैप्थलिन कपूर की गोलियां डाल देती हैं ताकि वहां पे पेस्ट या किसी भी तरह का डैमेज ना हो कपड़ों को, ठीक है। तो ये नैप्थलिन बॉल्स क्या होती है? जब आप 6 महीने के बाद उन कपड़ों को निकालते हो, जो नैप्थलिन बॉल्स होती हैं वो साइज में रिड्यूस हो जाती हैं या दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाती है। उनका नेचर होता है वो अपने आप ही क्या करती है, सॉलिड फॉर्म में होती हैं और वो हल्के हल्के अपने आप को गैस फॉर्म में ला देती है। Other example of sublimine material can be iodine, and fourth is ammonium chloride, NH4Cl, ammonium chloride। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सब्लिमेशन देते हैं। ये ऐसे मटेरियल हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं और डायरेक्टली किसमें चेंज हो जाते हैं, गैस में। अब गैस से सॉलिड भी बन सकता है, सॉलिड से गैस भी बन सकता है। इस प्रोसेस को हम लोगों ने इस एक एक्टिविटी के थ्रू समझना है। इस एक्टिविटी में क्या किया है हमने? चाइना डिश में एमोनियम क्लोराइड लिया है, ठीक है। हमने क्या लिया है? चाइना डिश में एमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट लिया है। दैट इज अ सब्लिमाइन मटेरियल जो अपने आप की सॉलिड से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। अब इस चाइना डिश में जो आपने इस चीज को ले लिया है, अब आपने नीचे से हीट देनी स्टार्ट करी है, बट उससे पहले क्या करा है, इस चाइना डिश पे एक तरह का प्लेट होता है व्हाइट कलर का, आपने एक फनल इन्वर्ट कर दिया, मतलब फनल को उल्टा रख दिया और ऊपर से कॉटन भी लगा दिया। क्यों लगाया बताते? जब आपने हीट देनी स्टार्ट करी यहाँ से, तो इसमें क्या है, NH4Cl है जो एक सब्लिमाइन मटेरियल है। अब वो क्या करेगा, हल्के हल्के इवेपोरेट होना चालू करेगा। सॉलिड से क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। सॉलिड से लिक्विड बनेगा, सॉरी गैस बनेगा, तो सॉरी गैस बनेगा, ठीक है। सॉलिड से आपका गैस बनेगा। अब जब गैस बनना चालू करेगा, जब गैस यहाँ पे पहुंचेगी, इट विल ट्राई आउट कि मैं बाहर चले जाऊं, ठीक है। वो इन्वायरमेंट में जाने की कोशिश करेगी, बट यहाँ पे क्या लगा दिया गया, कॉटन लगा दिया, बिल्कुल कॉटन को ठूस दिया गया कि वेपर्स बाहर ना निकले। अब थोड़े टाइम के बाद जब ये हीट हम देना बंद कर देंगे
और सारा अमोनियम क्लोराइड इस चाइना डिश से चला जाएगा, तो हम कुछ टाइम के बाद इस एक्सपेरिमेंट को एज इट इज लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। जब ठंडा हो जाएगा तो हम देखेंगे कुछ चीजें हमें यहाँ पे चिपकी हुई मिलेगी, यहाँ पर चिपकी हुई मिलेगी। हम जब इस फनल को इन्वर्ट करेंगे, उसको देखेंगे, तो जो एमोनियम क्लोराइड जो ऊपर वेपर बन के गया था, हमने उसको बाहर नहीं जाने दिया था अपनी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, वही एमोनियम क्लोराइड ठंडा होकर यहाँ पर चिपका हुआ मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब एमोनियम क्लोराइड सॉलिड से सीधे गैस बना, और जब गैस को टेम्परेचर कम मिला तो गैस ने वापस क्या कर दिया, एमोनियम क्लोराइड बना दिया। ये एमोनियम क्लोराइड के वेपर्स थे जो बाहर नहीं जा पाए, फिर इसकी वजह से वो यहीं पर चिपक कर हमें सॉलिड एमोनियम क्लोराइड मिल गया। So with this activity we can prove that ammonium chloride is a, what we say, is a sublimate material। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड से गैस बनना या गैस से सॉलिड बनना is a process of sublimation and there are various examples we can put it। So तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी, प्रेशर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में और सब्लिमेशन के बारे में। So we are going to have a chart that is important to understand ये सारे इंटरकन्वर्टेबल कैसे होता है, और कुछ टर्मिनोलॉजी भी हमें इसके बारे में समझनी है। For the terminology, first of all we should understand some points, कौन सी चीजें हमें पता होनी चाहिए। First of all we should understand boiling point, कि boiling point किसे कहते हैं। Then we should understand melting point, MP, and then we should understand the freezing point। ठीक है, इन सब चीजों को, तीनों पॉइंट्स को हमें समझना आना चाहिए, हमें डेफिनेशन उनकी प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, मीडियम, change the color, equilibrium with vapors। ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड स्टार्ट करता है बॉइल करना, और लिक्विड आपका वेपर्स के साथ आना चालू हो जाता है, वेपर्स बनाना चालू कर देता है, तो हम उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। मेल्टिंग पॉइंट, it is the temperature at which solid is in equilibrium means both are going to exist, equilibrium with liquid। मतलब एक नॉर्मल लेवल लैंग्वेज बताए कि जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट करने लग जाएगा, पिघलने लग जाएगा, दैट इज योर मेल्टिंग पॉइंट। आपको पता आइस का मेल्टिंग पॉइंट अबव 0 डिग्री होता है। नाउ फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज द टेम्परेचर एट विच देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड योर लिक्विड। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, वाटर जब आइस बनना चालू हो जाती है, तो हम कहते हैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। आपको पता है पानी किस टेम्परेचर पे फ्रीज करता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है, और फिर देन इट कैरीज ऑन। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी भी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज दैट इज latent heat of latent of vaporization। This is the common definition that is asked। अब latent heat of vaporization क्या होती है? It is the amount of heat that is required to convert 1 kg of solid, 1 kg of liquid, 1 kg of liquid, हम vaporization की बात कर रहे हैं, to vapors।
1 किलो किसी भी लिक्विड का 1 किलो की क्वांटिटी को वेपर बनाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट लगता है, वो उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। जैसे हम कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही ये क्या होता है आपका 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर को कन्वर्ट करने के लिए आपका ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। ऐसे ही होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, फ्यूजन अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो डेफिनेशन आपकी सेम रहेगी, बस यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, जब हम वेपोराइजेशन की बात करेंगे तो लिक्विड और गैस की बात करेंगे, जब हम फ्यूजन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड की बात करेंगे। प्लीज हम मेल्टिंग के बारे में बात करें, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमने जितना भी पढ़ा है, now after studying all the terminology we are going to study them in a compiled way कि कैसे, देखो अगर आपका सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन रही है, हमने क्या बोला, सब्लिमेशन। गैस से सीधे सॉलिड बन रही है तो हम उसको डिपोजिशन भी बोलते हैं, और आप उसको सब्लिमेशन या सॉरी सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, आप इनको कोई भी दो नाम में से कोई एक दे सकते हो। अगर आपका सॉलिड लिक्विड बनता है तो आप मेल्टिंग हो रही है, लिक्विड सॉलिड बनता है तो फ्रीजिंग हो रही है या फ्यूजन। फ्रीजिंग का दूसरा नाम आप क्या लिख सकते हो, फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन भी आप लिख सकते हो। जब लिक्विड गैस बन रहा है या वेपर बन रहा है तो इवेपोरेशन, और जब गैस लिक्विड बन रहा है तो कंडेंसेशन। सो दीज आर द बेसिक थिंग दैट वी शुड नो व्हेन वन स्टेट ऑफ मैटर इज चेंजिंग इनटू द अदर स्टेट। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज द इवेपोरेशन। The next topic that we are going to start is evaporation. Evaporation होता क्या है, आपने evaporation काफी बार छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। Evaporation मतलब vapors का बनना, when liquid convert into your vapors is the process of your evaporation. जब liquid आपके vapors में convert होता है, then it is a evaporation process. First point that you should keep on evaporation is that evaporation is a surface phenomena. ठीक है, surface phenomenon. Why? अब ये surface phenomena क्यों है, इसको भी understand करें। Suppose I take a container, ठीक है, मैंने यहाँ पे छोटा सा कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में I have kept liquid, ठीक है, मैंने लिक्विड लिया। अब जब हमें इसको हीट देंगे, आई एम गोइंग टू गिव इट अ हीट, ठीक है, अब इसको नेचुरल हीट भी मिल सकती है थ्रू सन, और वी कैन और इट कैन गेट आर्टिफिशियल हीट लाइक इन अ स्टोव एंड एवरीथिंग। तो अब जब आप यहाँ पर इसको हीट देंगे तो जो भी इसके जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सपोज इसको सन से भी हीट मिलती है, इसको फैन से ही मिलती है, जो इसके ऊपर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती है, क्योंकि हमने उसको हीट दी। हीट देने से, एनर्जी देने से उसके जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन वो एनर्जाइज हो जाते हैं, एंड दे स्टार्ट कन्वर्टिंग फ्रॉम लिक्विड और स्टार्ट कन्वर्टिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ठीक है, वो क्या करना चालू जाते हैं, अपना स्टेट चेंज करना चालू कर जाते हैं। जब ये सारे सरफेस के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाते हैं तो इसके नीचे की जो लेयर होती है, इसके जो नीचे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस में आ जाते हैं। अब उनको हीट मिलती है और अब वो क्या करते हैं, वो भी इनकी तरह ही इवेपोरेट होना चालू कर देते हैं। इसलिए इट इज ऑलवेज आस्क्ड दैट व्हाई इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना क्यों है? इवेपोरेशन इसलिए एक सरफेस फिनोमिना है क्योंकि ये इसमें जो मॉलिक्यूल सरफेस में होते हैं वो एनर्जाइज होकर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जब उन्हें हीट मिलती है, बाहर से एनर्जी मिलती है, और वो अपने आप क्या करते हैं, उसको उस सरफेस को छोड़ते चले जाते हैं, वेपर बनते चले जाते हैं, और नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर आते चले जाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी से दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। अब इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले हमारे नेचर में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे है टेम्परेचर, दूसरा है सरफेस एरिया,
जिनको हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे नेक्स्ट में। थर्ड है आपका विंड स्पीड एंड फोर्थ इज आवर ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स को हम लोगों ने अब डिटेल में पढ़ना है और समझना है कि किन किन फैक्टर से इवेपोरेशन ज्यादा होता है या कम होता है। सो द नेक्स्ट फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। हमने नॉर्मली देखा है जिस दिन सनी डे होता है, ठीक है, खूब तेज धूप आ रही होती है, उस दिन हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या हो रहा है, कपड़े में क्या है, पानी है, पानी आपका लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म को जब हीट मिलती है तो उस कपड़े से जितना भी पानी होता है वो ड्राई आउट होकर बाहर आता है, इन्वायरमेंट में आता है और कपड़ा सूख जाता है क्योंकि उसको नेचुरल सनलाइट मिल रही है, धूप मिल रही है। लेकिन अगर यही चीज हम कंपेयर करें अपने रेनी डे के टाइम पे या जब मॉइस्चर ज्यादा है तो हमारे कपड़ों को सूखने में ज्यादा टाइम लगता है, विंटर्स में ज्यादा टाइम लगता है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो या हम इवनिंग और आफ्टरनून का भी ले सकते हैं। आफ्टरनून में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इवेपोरेशन ज्यादा होता है, इवनिंग में इवेपोरेशन कम होगा। तो इस चीज के लिए हम ये क्लियर आउट समझ सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। द सेकेंड फैक्टर दैट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया को समझाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कप और सॉसर लिया। आपने कॉमनली कभी घर पे भी देखा होगा, किसी भी चीज को अगर ठंडा करना होता है, सपोज दूध हो गया या खिचड़ी हो गई, वट जो आपने जल्दी खानी है, ठीक है, आप उसे क्या करते हो, एक बड़ी प्लेट में डाल दीजिए। हमेशा ये देखा गया है कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया को में मॉलिक्यूल्स को एरिया मिलेगा, टाइम मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा इवेपोरेट होने के लिए। और जितना कम एरिया होगा उसको उतनी टाइम लगेगी इवेपोरेट होने के लिए, क्योंकि उसको एरिया नहीं मिल पा रहा, उसको एटमॉस्फेयर से कॉन्टैक्ट नहीं मिल पा रहा है। तो हमने कभी भी देखा था चाय बहुत ज्यादा गर्म होती है तो लोग उसे क्या करते हैं, सॉसर में डाल के पीते हैं। उस सॉसर में चाय का ठंडे होने का जो रेट होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है। या हम ये भी देखें कि अगर एक ओशन है और एक पॉन्ड है, तो ओशन क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया है, ओशन एक बहुत बड़ी सी बॉडी, वाटर बॉडी है, और पॉन्ड एक बहुत छोटी सी वाटर बॉडी है। तो अगर हम इनमें कंपेयर करें कि किसमें ज्यादा इवेपोरेशन होगा, ऑब्वियसली ओशन में या सी में ज्यादा इवेपोरेशन होगा एज कंपेयर टू पॉन्ड और लेक, क्योंकि उसका एरिया कम है, उसको एनर्जी बाहर से कम मिलेगी, उसके मॉलिक्यूल्स कम इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएंगे, इवेपोरेशन थोड़ा स्लो चलेगा। बट ओशन से, सी से इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो हमने ये भी समझा कि जो सरफेस एरिया होता है इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज ऑल्सो विद टेम्परेचर। टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन, ठीक है। जितना ज्यादा आपका सरफेस एरिया होगा, जितना वो बड़ी चीज होगी, उतना आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। क्लियर? द नेक्स्ट फैक्टर दैट बिकम्स इज ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, या वाटर वेपर या वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। हमें ये पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में पानी प्रेजेंट होता है, जैसे बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, वैसे जो एक एयर की लेयर उसमें पानी भी नॉर्मली प्रेजेंट होता है। अब ये ह्यूमिडिटी अगर ऑलरेडी ज्यादा है, अगर उस दिन बहुत ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, बारिश हुई है, पानी ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में सैचुरेशन पॉइंट पे है, ह्यूमिडिटी मैक्सिमम है, तो और अब जब ऑलरेडी ह्यूमिडिटी आपकी मैक्सिमम है तो अब रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमने साइंस में ये पढ़ा है कि एवरीथिंग मूव फ्रॉम अ लो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर एटमॉस्फेयर में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम है, ठीक है, तो वो अब वहां पे और पानी को एडजस्ट नहीं कर सकते, ऑलरेडी इट इज रीच टू अ सैचुरेटेड पॉइंट। तो अब इवेपोरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ऑलरेडी आपका एटमॉस्फेयर वाटर मॉलिक्यूल्स से भरा हुआ है, तो अब उसमें ज्यादा और वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं आ सकते। या आपका क्या होगा, आप इसको ये भी बोल सकते हो कि जो ह्यूमिडिटी है
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी। ऑलरेडी अगर ऑलरेडी आपके इन्वायरमेंट में पानी है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो और ज्यादा नहीं जाएंगे, अगर नहीं होंगे तो जाएंगे। तो अभी तक जो हमने 3 फैक्टर्स पढ़े थे उसमें से ह्यूमिडिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है और दोनों का क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। द लास्ट टॉपिक ऑफ द फैक्टर्स ऑफ विंड स्पीड इज कि जिस दिन विंडी डे होता है, जिस दिन विंडी डे होता है उस दिन भी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों? ठीक है, जो विंड होती है, बट यू नो व्हाट इज विंड? विंड इज अ मूविंग एयर। ठीक है, इट इज इन अ हाई स्पीड एज कंपेयर टू योर नॉर्मल जेंटल ब्रीज। ठीक है, तो जब विंड चल रही होती है या हवा खूब तेज चल रही होती है तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, वो कहता है, वो जब हवा आती है, जब हवा आती है तो वो जिस एरिया में हाई कंसंट्रेशन होता है वाटर मॉलिक्यूल से, उनको उड़ा कर वो लो की तरफ ले जाती है। एवरीथिंग यू नो कि आप हमेशा जानते हो कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एनवायरमेंट में, हमारे साइंस में हमेशा हर चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाती है, मतलब जहाँ पे ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाती है। अब यहाँ पे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहाँ पे जो जगह क्या हो गई, यहाँ पे जगह खाली हो गई। अब इसको भरने के लिए कहीं और से वाटर के मॉलिक्यूल्स आए, तो इसलिए इस वॉइड एरिया को भरने के लिए और वो सैचुरेशन पूरी करने के लिए रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता रहता है। जैसे हमने कपड़े सुखाने डाले, कपड़े सुखाने डाले हैं, तो अगर हमारा हवा चल रही है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स कपड़े से बाहर निकलेंगे उसको हवा आगे ले जाएगी, फिर और कपड़े जो होंगे वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर देगा, क्योंकि एवरीथिंग मूव फ्रॉम अ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। और तब तक वो रेट ऑफ इवेपोरेशन चलता रहेगा जब तक कपड़े सूख नहीं जाते। तो जो विंड होती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को आगे ले जाती है और पीछे और वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते रहते हैं। तो अगर हम कंसाइल करें तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, रेट ऑफ evaporation है, that is directly proportional to temperature and that is directly proportional to speed of wind and it is also directly proportional to your surface area, but it is inversely proportional to your humidity। ठीक है, तो ये भी आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि किससे वो ज्यादा। अब ये तो हम लोगों ने चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स हैं हमने सारे पढ़ लिए, ठीक है, सारा पढ़ लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी हैव टू डिस्कस। ठीक है, वी हैव टू डिस्कस कि कौन कौन से क्वेश्चंस भी इसमें पूछे जाते हैं अबाउट द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। अब हम कुछ चीजें पढ़ेंगे कि हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। बहुत इजी एग्जाम आंसर है ये तो। हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमें कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब द स्वेट। ठीक है, इट जब स्वेट एब्जॉर्ब करेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, हमें ठंडा फील करेगा। कॉटन के अंदर पोर्स होते हैं जो एयर को पास ऑन करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमें जब एयर पास ऑन होती है तो हम लोग को ठंडा फील होता है। सेकेंड क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज why evaporation, very important question, why evaporation causes cooling? This is the very important question, why evaporation causes cooling? Evaporation cooling ही cause क्यों करता है? Evaporation causes cooling because evaporation helps, जब भी हम evaporation करते हैं, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक मटके का, मटके में जब पानी लेते हो, पानी रखते हो तो कुछ टाइम के बाद वो पानी ठंडा हो जाता है, तो वो फ्रेश तो है नहीं, उसमें कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो जा नहीं रही है कि जिससे वो ठंडा हो गया पानी। तो इवेपोरेशन उसमें ऐसा हुआ क्या कि पानी जो मटके में था वो ठंडा हो गया। हम अगर नहाकर पंखे के नीचे खड़े होते हैं तो हमें शिवरिंग सी होती है। अगर हम नेल पॉलिश रिमूवर अपने हाथ में लेते हैं और वो इवेपोरेट जब होता है तो हमें ठंडा फील होता है। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग क्यों होती है? इसका आंसर अगर आपके पास क्वेश्चन आपके पास आता है, इसका आंसर क्या लिखोगे?
during the evaporation body absorb heat from environment. ठीक है, अब जब इवेपोरेशन होना है तो वो हीट कहाँ से लेगी, अपने इन्वायरमेंट से लेगी। हमेशा तो है नहीं इवेपोरेशन सिर्फ आपके गैस स्टोव के ऊपर होगा, मटके में पानी ठंडा हो जाता है, आपके नेचर में इवेपोरेशन अपने आप होता है। तो वो क्या करता है, जब डूरिंग इवेपोरेशन बॉडी एब्जॉर्ब हीट, ठीक है, बॉडी क्या करती है, आप अपने इन्वायरमेंट से हीट लेती है। तो ड्यू टू दिस हीट इज लॉस्ट, ठीक है, आसपास की जगह से हीट क्या हो जाती है, चली जाती है। सो टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। जब हीट चली जाएगी, आसपास के टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो हमें क्या पता लगेगा कि इवेपोरेशन की वजह से क्या हुआ है, कूलिंग हुई। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया पॉट का, ठीक है, अर्थन पॉट। एग्जांपल कैसे दिया, अर्थन पॉट का। जो मटका होता है आपको पता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो जब पानी हम उसमें भरते हैं तो वो पोर से कांटेक्ट में वाटर आता है, आसपास की हीट की वजह से वो जो वाटर होता है जो उसके सरफेस में आया हुआ है, जो मटके के अंदर उसके पोर्स में आया हुआ है, वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होने से जो चारों तरफ की जो हीट होती है वो कम हो जाती है, उसके इन्वायरमेंट की, ठीक है, उसके सराउंडिंग की। मटके के आसपास आप कभी हाथ लगा के देखना, मटके के ऊपर ठंडा फील होता है। क्यों, क्योंकि जो इवेपोरेशन हो गया है तो वो जो अर्थन पॉट है वो ठंडा हो जाएगा और उसकी वजह से उसके अंदर जो रखा हुआ पानी है वो भी कूल हो जाएगा। तो हमेशा इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। द लास्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस इज कि अगर हम एक टम्बलर लें, ठीक है, सपोज वी टेक अ टम्बलर, कोई ग्लास टम्बलर लेते हैं, एक ग्लास टम्बलर ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ आइस रखी, we have kept some ice, हमने आइस रखी। अगर हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो इसके बाहर आपको कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, इसके सरफेस आपको गीला दिखेगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज अ ग्लास टम्बलर gets a wet space, it gets a water molecules over its surface। अब ऐसा होता क्यों, देखो, जब हमने इसमें आइस रखी, ठीक है, I'll draw it again। जब आपने इसमें आइस रखी है, ठीक है, यहाँ पर, ओके, जब आपने आइस रखी है इसमें, तो आइस की वजह से जो इसका सरफेस है, टम्बलर का जो सरफेस है, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, कम हो गया, ठंडा हो गया, ग्लास ठंडा हो गया। जब कोई हवा आएगी, ठीक है, इस हवा के अंदर जो आसपास की एयर है, इसमें भी क्या है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स है, वेपर्स है ना, हवा में वेपर्स होते हैं। अब इसका टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो गया। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जब इसके सरफेस से टकराएंगे तो ड्यू टू लोअर टेम्परेचर ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हवा में प्रेजेंट थे, ठीक है, वो कंडेंस हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे और हमें इसकी सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। तो इसलिए जो ग्लास टम्बलर में अगर आप आइस रख के छोड़ देते हो तो कुछ देर के बाद उसका जो बाहर का एरिया होता है, बाहर का जो सरफेस होता है वो मतलब मॉइस्ट हो जाता है, उसमें पानी आपको दिखता है। तो इसलिए क्योंकि हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, वो कंडेंस होके उस मॉलिक्यूल्स उस सरफेस पे चिपक जाते हैं। So my dear student, this is all for your chapter number 1 for your class 9 matter around us। हम लोगों ने इसमें सारे जो points स्टडी करें उसको सही से देखना। Anything doubt, please ask in the live. Thank you so much.